देखिए, तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जब आप देखना और समझना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सिंपल सी बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ पे क्या है, ये जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है ये केपेबल है अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में। अगर मैं रफ वर्क के थ्रू आपको समझाऊंगी सिंपल सी ये बात है, ठीक है। बट सब कुछ हो चुका है, आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, आप लोग सब कुछ देख भी चुके हैं, सारी चीजें क्लियर है आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। एक जो छोटी सी बात जहाँ पे आपको डाउट्स आते हैं, ठीक है। डाउट कहाँ आते हैं या फिर आप कहाँ फंसते हैं, जहाँ पे आपसे नीट के एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए इसको। पीडीएफ है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। मेन आपका यहाँ पे मोटिव होना चाहिए कि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, स्पीड बढ़ाएंगे अपने आप लोग। क्वेश्चन 1 लिखिए यहाँ पे, what do you understand what do you understand by the term meiocyte? मैंने लिखा है MEIOCYTE, मियोसाइट, ठीक है। ध्यान देंगे, ऑप्शंस देखिए। आंसर देने के पहले आप थोड़ा सा रुक जाइए और यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस हैं उसको चेक करना स्टार्ट कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C एंड D। ए में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, द सेल which is formed by meiosis, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द सेल which undergoes meiosis, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आपके पास ये एक सेल है, ये पेरेंट सेल है। मियोसिस जब भी कहीं से स्टार्ट होता है वो सेल जो है हमेशा ही डिप्लॉयड होता है, इस बात को हमेशा याद रखिए, ऑलवेज। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई सेल है उसकी प्लॉइडी जो है वो एन है। अगर ये एन है, ये एन है, ये एन है, ये एन है और आप इसमें मियोसिस करा दे तो ये पॉसिबल नहीं है, बेचारा डिवाइड क्या करेगा, है ना। तो जो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मियोसाइट, वहां पे आपके पास दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। द सेल विच इज फॉर्म्ड बाय मियोसिस, मतलब कि जो सेल मियोसिस से बनता है, एक मतलब तो ये है। दूसरा ऑप्शन है द सेल विच अंडरगोज मियोसिस, यानी कि ये सेल 2n वाले की बात मैं कर रही हूँ, जो पेरेंट सेल है यहाँ पे, ऐसा सेल जो मियोसिस को लीड करता है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये जो पेरेंट सेल है यहाँ पे, ये आगे जाके लीड कर रहा है, तो ये होगा सही, यानी कि ये राइट ऑप्शन है। अगर आप ये नंबर 1, 2, 3, 4 अगर आप इनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये राइट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, द सेल व्हिच अंडरगोज मियोसिस। एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। चलिए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन लिखते चलिए, इसी के थ्रू आपका मैं पूरा सिलेबस करा दूंगी। एक्सप्लेनेशन में लिखिए, meiosis is a specific type of is a specific type of cell division which leads to formation of haploid cells
हैप्लॉइड सेल्स का मतलब प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी. सो it is also referred as, so it is also referred as, so it is also referred as, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, reductional division. So it is also referred as reductional division. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है. मेरा मोटिव था यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिखाना. ठीक है, तो एक और हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं. meiosis is initiated meiosis is initiated by मियोसाइट्स. आंसर मिल गया आपको अपना, है ना. तो ये किससे स्टार्ट होता है, किससे इनिशिएट होता है, ये मियोसाइट से इनिशिएट होता है. ठीक है, आंसर मिल गया आप लोगों को. इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ू मैं. चलिए ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने. देन हम लोग क्या करते हैं, आगे जब देखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आती है. इसी सब कुछ है, आपको पता नहीं चल रहा, बट आप रिप्रोडक्शन चैप्टर जो उसको कंप्लीट कर रहा है. ये थोड़ा सा चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ दिखा के सब कुछ क्लियर करूंगी आपको. एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो, आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि मैम आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू रिप्रोडक्शन या ऑर्गेनिज्म चैप्टर कैसे करा रहे हैं, राइट. उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ. ये एक्सप्लेनेशन देखिए, देखिए यहाँ पे ये क्या है, मेल पेरेंट है. आपको पता है ये मेल का सिंबल है, ये क्या है, मेल पेरेंट है. ठीक है, ये क्या है, मेल पेरेंट है. ठीक है, होना क्या है यहाँ पे, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, केस ऑफ ह्यूमंस, आप सपोज कीजिए ह्यूमंस का ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया. ठीक है, तो इसके पास ईच एंड एवरी सेल में क्या है, 46 क्रोमोसोम. और यहाँ पे भी आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने 46 क्या लिखा है, यहाँ पे भी क्या है, 46 क्रोमोसोम है. ठीक है, तो जब ये 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम जब मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, एक ऐसा स्पेशल फेनोमेना है जो कि क्या करता है, इसको आधा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मियोसिस. और वो फेनोमेना क्या है, फेनोमेना के बारे में आपने क्या सीखा है, दैट इज गेमेटोजेनेसिस. फेनोमेना का नाम क्या है, गेमेटोजेनेसिस है. गेमेटोजेनेसिस का मतलब गेमेट्स का बनना, यानी कि मेल पेरेंट जो है यहाँ पे ये क्या करेगा, फॉर्म्स का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, फीमेल पेरेंट है, ओवम का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है, यानी इसके पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 23. बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर समझ नहीं आए मेरे से रिपीट करके पूछ सकते हैं. ओवम जो है यहाँ पे भी इसका क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 23 है. नाउ इट बिकम्स, ये जो 2n था, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम था, ये जो क्या था यहाँ पे, ये जो आप लोग इसकी प्लॉइडी 2n देख रहे थे, यानी कि 2n अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स देख रहे हैं. ठीक है, यानी इसकी भी प्लॉइडी यहाँ पे, ये जो है दिस वन, इसकी भी प्लॉइडी यहाँ पे क्या है, 2n है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, n हो गया. कॉमन सेंस से आपने क्या किया, यहाँ पे हाफ किया है. तो चैप्टर 1 में कोई सा भी सैंपल पेपर देखिए, उसमें एक क्वेश्चन मेंशन किया गया आप लोगों को. क्या है वो क्वेश्चन, जो मैंने कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे रफ में. देखिए क्वेश्चन ये है, why is gametogenesis, यही gametogenesis, why is gametogenesis referred equivalent to
मियोसिस। और इसके आंसर में बच्चों को क्या लिखना होता है, इसके आंसर में एक छोटी सी बात लिखनी होती है, बिकॉज वी नो दैट गैमेटोजेनेसिस अकर्स बाय द मियोटिक सेल डिवीजन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हुआ क्या, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे मैंने उस पेज पे कराया था, तो अब मैं इस टॉपिक और इस एक्सप्लेनेशन, अभी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इसमें और बची हुई है, ठीक है। बस आप अपना मोटिव ये रखिए कि डेली आपको 2000% कंफर्मेशन के साथ कुछ ना कुछ क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसके प्रीवियस पेज पे मेंशन कर देती हूँ। प्रीवियस पेज का मतलब उसी के नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख लीजिए, आप तो 0 लेवल का क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए यहाँ पे, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन occurs during गैमेटोजेनेसिस। आंसर दीजिए विदाउट ऑप्शन उधर से, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे भी अगर आपको क्या किया गया है, आपके पास अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोसिस, सेकेंड ऑप्शन इज meiosis, third option is both mitosis and meiosis, both mitosis and meiosis. D option is none of the above, none of the above. क्या हो जाएगा राइट आंसर, माइटोसिस, हाँ मियोसिस, हाँ मियोसिस। देखिए एक जैसा लगता है, सुनने में से कंफ्यूजन होती है। अभी देखिए यहाँ पे मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, अभी मैंने वही क्वेश्चन भी लिखा था कि व्हाई इज गैमेटोजेनेसिस डिफर equivalent to meiosis, because the phenomena of gametogenesis involves the meiotic division. meiosis को ही meiotic division भी बोलते हैं हमेशा, कंफर्मेशन है, नेवर माइटोसिस, कभी भी माइटोसिस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर भी लिख देते हैं और एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ईच एंड एवरी क्लास में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 बाय 1 करके, आपके सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर हो चाहे सैंपल पेपर हो, सब कुछ नीट का सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो आंसर है यहाँ पे आपका, इसको कर लीजिए, आंसर इज मियोसिस। एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ। अब ऐसे हवा में काम तो चलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी कि हम लोग यहाँ पे कोई सैंपल पेपर प्रिंट कर रहे हैं, आप एग्जाम टाइम में इसको पढ़िएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन ये है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस the ploidy of, अब देखिए पहले मैंने आपको मियोसाइट सिखाया तो मुझे कितना बेनिफिट मिल गया यहाँ पे, है ना। ये किसको बोला जा रहा है पता है, मैं बोल रही हूँ ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द प्लॉइडी ऑफ मियोसाइट्स, प्लॉइडी ऑफ मियोसाइट्स या मियोसाइट ही रहने देती हूँ, इज डिप्लॉयड। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आगे जाके ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा, है ना। तो द प्लॉइडी ऑफ मियोसाइट इज डिप्लॉयड। अब आप बोलिएगा मैडम अभी तो आप डिप्लॉयड बोल रहे थे, फिर आपने डिप्लॉयड लिख दिया। कोई बोलेगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आप में से, देखिए
जैसे ये सेल है, इसको मियोसिस करना है, ये देखिए पहले 2 बनाएगा, फिर ये क्या करेगा यहाँ पे, फिर ये 4 बनाएगा, 1 2 3 4। तो मैं बोल रही हूँ ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द प्लॉइडी ऑफ मियोसाइट का मतलब जहां से मियोसिस स्टार्ट होगा। तो आपको पता चला कैसे, वो बेसिक क्वेश्चन था। मियोसाइट का मतलब है जिसमें मियोसिस स्टार्ट होगा, मतलब जो रॉ मटेरियल है जो वहां पे स्टार्ट करेगा, दैट इज नोन एज मियोसाइट। तो ये क्या है, मियोसाइट, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द प्लॉइडी ऑफ मियोसाइट इज डिप्लॉयड, बट फिर क्या होगा, बट after completion of but after completion of meiosis but after completion of meiosis the ploidy of formed gametes the ploidy of formed gametes become haploid. Just like any other meiotic division, कोई भी दुनिया का meiotic division उसमें यही होता है, just like any other meiotic division, ठीक है। So gametogenesis, so gametogenesis referred equivalent gametogenesis referred equivalent to meiosis। क्लियर है सबको, है ना, अब आसान हो गया आप लोगों के लिए। इसलिए इसको मियोसिस के क्या माना जाता है, इक्विवेलेंट हम लोग मानते हैं और सपोज करते हैं। सपोज क्या करते हैं, ही है, यही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो ये क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट है। आगे बढ़ू मैं, है ना, आगे हम लोग एक स्पीशीज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, मैंने अक्सर सिखाया है लेकिन मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, तो मैं वहां से स्टार्ट भी करती हूँ हमेशा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे रिप्रोडक्शन की रिगार्डिंग, ये रिप्रोडक्शन मान लीजिए यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। जैसे अभी ये सिखा रही थी मैं आपको, फिर क्या होता है, इसकी प्लॉइडी क्या है, हाफ है, हाफ का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 23 है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है, ठीक है, क्या होना है यहाँ पे, सबको पता है, फ्यूजन होना है। क्या होना है, फ्यूजन होना है, फ्यूजन, या क्या होना है यहाँ पे, इसी को आप लोगों ने सिंगैमी भी सुना होगा, ठीक है। और ये जो घटना है फर्टिलाइजेशन की घटना है, ठीक। इसके बाद इसको यहाँ पे क्या बनाना है, इस फेनोमेना के बाद इसको यहाँ पे जाइगोट बनाना है। क्या बनाना है, जाइगोट बनाना है, ठीक है। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या करता है, जाइगोट बनाने का काम करता है, ठीक है। नाउ द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट बिकम्स डिप्लॉयड। कैसा हो गया ये, डिप्लॉयड हो गया। अब जैसे मैं बच्चों से पूछती हूँ, भाई जाइगोट के बारे में एक लाइन लिखो, कंफ्यूजन सुनिए, यहाँ पे कंफ्यूजन की भरमार है स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। किसी बच्चे ने लिखा जाइगोट के बारे में, बच्चे को मैंने तो पढ़ा के भेजा था, भाई प्लॉइडी डिप्लॉयड है। बच्चा 2n देख के आंसर में क्या लिख रहा है, जाइगोट कंटेन्स 2 सेल्स। सही है या गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चा वहां पे लिख रहा है जाइगोट कंटेन्स 2 सेल्स, तो बिल्कुल ये गलत है। मैंने पूछा बच्चे से, अब मैंने कई जगहों पे लिखा रहता है इस तरीके से, जाइगोट इज अ स्पेसिफिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, तो मैंने बोला यूनिसेलुलर। तो अब जब मैं प्लॉइडी पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ, सारी कंफ्यूजन समझिए यहाँ पे, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ दिस जाइगोट, तो बच्चा यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस जाइगोट की, इट बिकम्स हैप्लॉइड।
एन है यहाँ पे, एन का मतलब ये यूनी जो है ना, इससे बच्चा एन को कनेक्ट करता है। तो जो जो कंफ्यूजन थी आपकी, ताकि आप ऐसे हॉरिबल मिस्टेक आगे जाके एग्जाम में ना करें, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये सारी कंफ्यूजन जो है वो बच्चों को आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक सेल होने का ये मतलब नहीं है कि आप उससे ये डिसाइड कर लीजिए कि वही उसकी क्वालिटी भी होगी। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, उन सब के बीच में जो छुपा हुआ है दैट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये जाइगोट जो है मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि आप अपनी लाइफ में एक दिन क्या थे, यूनिसेलुलर थे, है ना, हैरानी वाली बात। आप लोग क्या थे एक दिन, यूनिसेलुलर थे। फिर आप बोलेंगे लेकिन हमारी बॉडी तो मल्टी सेलुलर बॉडी है ना। तो जब यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई हमारी बॉडी कैसी है, मल्टी सेलुलर बॉडी है, कैसी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टी सेलुलर बॉडी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस मल्टी सेलुलर बॉडी को बनाने के लिए जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट सेल डिवीजन इज माइटोसिस। अब देखिए आपको यहाँ पे शुरुआत में मियोसिस से स्टार्ट किया था इसने, और यहाँ क्या आ गया, माइटोसिस आ गया। आपको एक साधारण सा पेज दिख रहा है ना अभी, ये सिंपल सा एक पेज दिख रहा है, ठीक है। 10 क्वेश्चन सुनिए मेरे से, 10 क्वेश्चन इस पेज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, which type of cell division leads to gametogenesis, meiosis? क्वेश्चन नंबर 2, फर्क समझिएगा दोनों क्वेश्चन में। जब मैंने पूछा अभी अभी आपसे कि गेमेटोजेनेसिस के लिए कौन सा सेल डिवीजन लगेगा, तो आपने मियोसिस बोला है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि which type of cell division is responsible for formation of your multicellular body, तो माइटोसिस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइटोसिस। हाँ, फिर उल्टा कर रही हूँ क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चों का सर घूमने लगता है। क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, समझिएगा क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग बनाया, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये क्वेश्चन मैं भी लिखवाऊंगी आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए पेरेंट का जनरेशन, ये मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड। तो सबकी बॉडी में तो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, क्या है, 46 क्रोमोसोम। अब ये चौंकाने वाली बात है, यही क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे। कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लूइड को मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मियोसिस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों में भी आपको लिख रही हूँ। चौथा क्वेश्चन सुनिए, 4th क्वेश्चन, तो इसका आंसर मियोसिस हो जाएगा। वाई, आंसर सुनिए, वाई। अगर इस 46 ने 23 नहीं किया होता, यहाँ पे इसको देखिए, अगर इसने 23 नहीं किया होता तो क्या यहाँ पे 46 होता क्या? इस जाइगोट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होता क्या? आंसर दीजिए। तब तो ये 46 का डबल हो जाता। ऐसे सीखिए तो आपको आसान लगेगा समझने में, है ना। तो जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन मेंटेन करता है, तब आपने आंसर क्या दिया, मियोसिस। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जो सेल डिवीजन होने के बाद भी फ्लूइड को मेंटेन करता है, तब माइटोसिस हो जाएगा। अब मैंने बच्चे को ये क्वेश्चन कराया, माइटोसिस वाला बच्चा ये देख के आया एग्जाम में कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन फ्लूइड मेंटेन करता है, माइटोसिस से टिक कराया, गलत हो जाएगा। आपको थोड़ा बारीकी से वहां पे क्वेश्चन देखना है कि पूछा क्या जा रहा है आपसे, ठीक है। तो वहां पे चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्म सेल्स, क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। How many chromosomes are present in sperms? 23. How many chromosomes are present in ovum? 23. How many chromosomes are present in zygote? 46. How many cells are present in zygote? 1. Unicellular structure. ठीक है। फिर उसके बाद देन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ मियोसाइट ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो प्लॉइडी, मियोसाइट का मतलब जिसको मियोसिस करना है, तो क्या हो जाएगा वहां पे डिप्लॉइड, मियोसाइट मतलब जिसको मियोसिस करना है। हमेशा ही 2000%। तो देखिए मैंने 1 पेज से 10 क्वेश्चन आपको शॉर्ट बोल दिए, है ना। तो मैं जो 2 क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग, वो दोनों मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देती हूँ। दोनों क्वेश्चन जो है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। क्वेश्चंस को लगातार ही रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Which type of cell division maintains ploidy from one generation to another generation? ये क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा लिखने दीजिए ताकि आप एक साथ दोनों को कंपेयर कर सकें। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, मैंने पूछा विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन मेंटेन्स प्लॉइडी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मेंटेन करने का काम कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 4। Which type of cell division maintains ploidy? चाहे तो इतना लिख दिया या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। पहले मैंने पूछा है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन मेंटेन्स प्लॉइडी एंड इसमें हम ऐड ऐसा कर सकते हैं आफ्टर सेल डिवीजन, ऐसा भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आफ्टर सेल डिवीजन। देन ये क्या, अब देखिए दोनों क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एक जैसे हैं। एक में यहाँ भी पूछ रहा है कौन प्लॉइडी मेंटेन कर रहा है, यहाँ भी पूछ रहा है कौन प्लॉइडी मेंटेन कर रहा है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे सब पूछ रहा है कि भाई कौन ऐसा है जो क्या कर रहा है, सेल डिवीजन के तुरंत बाद ही प्लॉइडी मेंटेन करने का काम कर रहा है। ऑप्शन आर सेम। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसका माइटोसिस है, मियोसिस है, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोथ ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, उस पर टिक करके आ जाते हैं। सोचना होगा वहां पे आपको थोड़ा सा। देन नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, इसका जो है तुरंत सेल डिवीजन के बाद कौन मेंटेन करता है, तो माइटोसिस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा है आपको, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सी बात समझ आती है कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यस, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप सही है। देखिए उसी ऑप्शन को यहाँ उठा के पेस्ट कर दिया मैंने, समझिएगा ध्यान से, है ना। सी ऑप्शन को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। ऑप्शन आर एग्जैक्टली सेम बट द आंसर डिफर्स। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं पूछ रही हूँ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पे, सोचिए कितनी बारीकी से सीख रहे हैं आप लोग। जो आपको लगता है, मैंने बार बार हर क्लास में, ईच एंड एवरी क्लास में आपको यही बात बोली है, नीट में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टफ नहीं पूछा जाता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर चुके होते हैं बट उनका बेसिक जीरो होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन देख लिया आपने तो मियोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे
मियोसिस लिखिए, आंसर एक्सप्लेनेशन फटाफट थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए यहाँ पे। कैसे मेंटेन करता है ये जो है, ये मियोसिस जो है कैसे और किस तरीके से मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, ये भी चौंकाने वाली बात है यहाँ पे। तो ये मियोसिस जो है, मियोसिस मेंटेन्स ploidy, meiosis maintains ploidy from one generation, maintains ploidy from one generation to another generation because it reduces chromosome number during gametogenesis. During gametogenesis, शॉर्ट में लिखा बट आपको बात यहाँ पे समझ आ रही होगी। ड्यूरिंग gametogenesis, gametogenesis है ना। गेमेटोजेनेसिस के टाइम में ये क्या करता है, उसी टाइम में एग्जैक्टली ये हाफ कर देता है। तो बेचारा जब हाफ नहीं करेगा तो कैसे मेंटेन करेगा, ये हाफ नहीं करेगा तो पता चलता है जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, 92 हो जाता, तो और दिक्कत हो जाती, डबल करता है ये। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देन हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला जो इसका क्वेश्चन है ये यहाँ पे कर लेते हैं। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, चेंज हो जाएगा आफ्टर सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द आंसर इज माइटोसिस। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, आंसर इज माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है। तो ये जो माइटोसिस है यहाँ पे, ये हमने क्यों लिखा है, तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आ जाएगा कि माइटोसिस, माइटोसिस क्या है, रिडक्शनल या इक्वेशनल डिवीजन। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। सो इट मेंटेन्स, ploidy in newly formed सेल्स। उसकी वजह से ये क्या करता है, जो नए नए सेल फॉर्म हुए हैं उसी में ये प्लॉइडी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं स्पीशीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगी, ठीक है। ये सब कुछ तो हो ही गया, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक नहीं हुआ है आपका, होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following option, which of the following option, which of the following option
gives the right explanation for species. ठीक है, ऑप्शन देखिए कितने मिलते जुलते होते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ए में है a group of similar populations, बी है यहाँ पे ऑप्शन। एग्रीगेशन ऑफ individuals which can interbreed ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, एग्रीगेशन ऑफ individuals which can produce an offspring डी ऑप्शन देखिए, एग्रीगेशन ऑफ individuals which can produce a fertile offspring अब देखिए क्या होगा, ऑप्शन देखिए क्या होगा, एक ही जैसा है ना सर, है ना। चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए, मैं करेक्शन करती हूँ उसमें आंसर देना स्टार्ट कीजिए, जिसको जो समझ आ रहा है 1 बाय 1 करके बोलना स्टार्ट। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, और डी रिया क्या, अच्छा बी, सलमान बी बोल रहे हैं, ठीक है। सिद्रा ने बी बोला, और नेक्स्ट बोलिए, बी या डी, फिर से बोलिए, क्लियर नहीं आ रही है बात। रिया ना, ठीक है, डी, हाँ ठीक है डी। तो सारे बच्चों से अलग अलग ऑप्शंस निकल के सामने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चंस जब आए थे और बहुत सारे बच्चे तो खैर बिना पढ़े बैठते हैं, उनके लिए तो फिर वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भी पढ़ने बैठते एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही बैठते एग्जाम में, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बात समझ आ जाएगी। ये ऑप्शन रहने देते हैं, आप में से किसी ने बोला नहीं है, हालांकि पॉपुलेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल की बात हो जाती है और इसकी मीनिंग दूसरी होती है। ये किसको बोलते हैं वो भी मैं समझा रही हूँ अभी, आप एक्सप्लेनेशन सुनिए इसके लिए, ठीक है। जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट करते हैं, वहां पे छोटी सी चीज जो है उसको बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं। क्या है वो, तो देखते हैं। मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। व्हाट इज दिस,
इस सर्कल को आप यहाँ पे दिमाग में रखिए कि ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया है। क्या है ये? स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर क्या है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो मैं ऐसे समझाती हूँ कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक सपोज कीजिए ऐसे है, ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऐसे तो प्राइमरी के बच्चे भी अलग कर लेते हैं। दूसरी स्पीशीज को मैंने क्या किया, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है, रुके ना क्लियर करती हूँ। ठीक, ये देखिए, ये दूसरी स्पीशीज मैंने बना दी। थर्ड को मान लीजिए मैंने ऐसा शेप दे दिया, क्या क्या है, ऐसा शेप कर दे दिया। ठीक, ऑप्शन जो है यहाँ पे वो आपको ये बोल रहा है, जैसे बी ऑप्शन है, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड। ठीक है, अब ये सबको पता है कि ये सर्कल वाली जो स्पीशीज है ये है ना, हाँ 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 हाँ, तो ये क्या है, ये सेम स्पीशीज का हो गया। ये तो खैर क्लियर है, ये तो हर बच्चे को अभी तक तो पता होता ही है। अब ये ट्रायंगल वाला है, ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरब्रीड करेगा। अब ये जो मैंने ऐसा शेप बनाया है ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरब्रीड करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे ऑप्शन में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। बात समझ आ रही है? ये ऑप्शन है, अब तीनों को मैच कीजिए इसके साथ। एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड, चलिए ठीक है, करेगा इंटरब्रीडिंग, क्या दिक्कत है, रिप्रोडक्शन किया, फिर ये ऐसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना देगा। ठीक है, सी ऑप्शन, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, क्या दिक्कत है, इंटरब्रीड करेगा, एक ऑफस्प्रिंग बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। डी ऑप्शन, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये एक ऑफस्प्रिंग बना दिया। बट हियर मेंशन द टर्म फर्टाइल। एक्चुअल में आप देखिए तो सी और डी ऑप्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये अपने आप में जमीन आसमान का यहाँ पे आपको अंतर दे रहा है। अब ये सी ऑप्शन थोड़ा सा देखिए, जैसे बी ऑप्शन भी आप जो बोल रहे हैं, बी और सी दोनों के लिए एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, हॉर्स लिखा है। ठीक है, क्रॉसिंग इसकी किसके साथ कराई है, धरती के साथ कराई है। क्या प्रोड्यूस हुआ है, न्यूल हुआ है। देखिए मैंने बोला यहाँ पे कि जो बी सी और डी ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, तो इसको क्लियर करने के लिए, तीनों ये एक जैसे ऑप्शन है, बट इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, हॉर्स की क्रॉसिंग डंकी के साथ कराई है और इसने म्यूल प्रोड्यूस किया, खच्चर बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये खच्चर है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये घोड़ा और ये गधा जो ये स्पीशीज के हैं क्या? गांव में जाके किसी को बोलिएगा वो आपको मारेगा एक थप्पड़, बोलेगा नहीं बायोलॉजी पढ़ के आया मेरे सामने, है ना। ये वहां पे आपको यही बात बोलेंगे कि ये सेम स्पीशीज के नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत जीरो लेवल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपको ये बात समझ आ, हाँ, ये जो है ये इस स्पीशीज का नहीं है, ये इस स्पीशीज का नहीं है, ये इस स्पीशीज का नहीं है। व्हाट इज द रीजन? रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि ये म्यूल जो है एक सिस्टेराइड। ठीक है, बी ऑप्शन में गलती क्या है, लिख दिया विच कैन इंटरब्रीड, तो भाई आप घोड़े और गधे को बोलो कि सेम स्पीशीज के हैं, हो सकता है ऐसा? नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, तब भी यही बैठ रहा है यहाँ पे। भाई ठीक है, इंटरब्रीड कर दिया और ये प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ हो गया सब सेम स्पीशीज का? नहीं, फिर ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आया यहाँ पे, अब भाई पहले ही बेचारा बोल रहा है प्रोड्यूस ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑफस्प्रिंग तो सबको पता है कि इंटरब्रीडिंग के बाद ही प्रोड्यूस होता है ना। तो इसकी वजह से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि मैं एक छोटा सा जीरो लेवल का क्वेश्चन दूंगी, बट वहां पे आप जो बेसिक है वो जिंदगी भर के लिए सीख जाएंगे। ये किसकी खासियत होती है, क्वेश्चन की खासियत होती है। ऐसे शायद मैं पूरे 1.5 घंटे भी लेक्चर दे दी तो आपको नहीं क्लियर होता, बट एक क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस जो है वो आपके दिमाग के कोने कोने में कहाँ कहाँ पे क्या क्या डाउट है उसको ये क्या करता है, क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? सबको समझ आया?
हाँ, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसको मैं हटाती हूँ, यहाँ पे आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है मैं लिख देती हूँ। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबको पता है आंसर इज डी। रिया ने सही बोला था, आंसर इज डी। चैप्टर 1 जब शुरुआत में मैंने कराया था तो बहुत डिटेल में किया है इन लोगों ने। एक मेरे पास है पीडीएफ, शाम तक में, मैं इवनिंग तक मैं आपको भेज दूंगी। बहुत उम्दा पीडीएफ है जिससे समझा के मैं और भी कुछ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखिए एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स which can produce a fertile offspring। ये बहुत जरूरी है क्योंकि म्यूल जो है वो क्या है, फर्टाइल नहीं, स्टेराइल है। और जिस दिन ऐसा हो गया कि वो आपस में ही इंटरब्रीड करने लगे, न्यू स्पीशीज घोषित कर दिया जाएगा उसको, है कि नहीं। बोला जाएगा ठीक है भाई, जाओ जाओ जाओ, तुम मतलब अपना इंडिविजुअल स्पीशीज तुमको मानते हैं। तो अपना नंबर जो है वो जब भी प्रोड्यूस होगा उसी तरीके से होता है, तो वैसे इंक्रीज नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन इसके लिए छोटी सी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं ऐसे कर देती हूँ इसको। क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर सिमिलर, सिमिलर क्यों करूँ, सेम कर देती हूँ। क्राइटेरिया फॉर सेम स्पीशीज, फॉर सेम स्पीशीज, क्राइटेरिया फॉर सेम स्पीशीज। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे। पहली चीज है इसके लिए, दे शुड बी इंटरब्रीडिंग। कैसा होना चाहिए, आपस में इंटरब्रीड करने वाला होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, देयर ऑफस्प्रिंग्स, देयर ऑफस्प्रिंग्स शुड बी, इसको बाद में ऐड किया गया है। ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल, पहले वही बोलते थे लोग जो आप अभी तक समझ रहे थे। फिर उस और डोंकी वाला जो एग्जांपल आया उससे मतलब है तो बहुत पहले से, बट उस पर उस तरीके से सोचा नहीं था किसी ने। लोगों ने जब ऐसे सोचना स्टार्ट किया तो जो कॉन्सेप्ट है उनका वो क्लियर हो गया, देयर ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। ठीक है, तो फिर अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो फिर मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्पीड बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, मैं इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ एक्टिव रहिएगा तो क्लास भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और बीच में आप लोग बोलते रहते, इंटरेक्ट करते हैं तो लगता भी है कि हाँ आप लोग को समझ भी आ रहा है, लिख भी रहे हैं साथ में। ठीक है, और भले ही इतना ही है ये, बट ये क्लास वर्क जो है, ठीक है, इस क्लास वर्क यानी देख लीजिए, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। पेज 1 हो गया, क्योंकि मैं 1 आवर का टाइम दे रही हूँ, 1 घंटे के अंदर मुझे ये सारा क्लास वर्क फ्रेश कॉपी में करके फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, और ये एक्सप्लेनेशन का 6th पेज है। ठीक है, बीच में था बट क्वेश्चन को एक साथ करके मैंने बाहर कर दिया है। तो ये सब कुछ जो है एक अलग से आपकी क्लास वर्क की कॉपी होगी, उसमें कुछ आपको अपने दिमाग से कुछ अलग से नहीं लिखना है, इतना बस मुझे नोट करके क्लास वर्क की कॉपी, ताकि मुझे भी दिखे कितना वर्क आप लोग कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करना है तो उसके लिए तो बहुत ऑप्शन है, करना है
तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जितना पढ़िए इसको आप फोकस तरीके से बिल्कुल सही समझिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।